प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रथम घातांक के समानुपाती होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। जैसे मान लो कोई रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो इसकी मान लो प्रारंभिक सांद्रता A है, इसकी प्रारंभ में ये था नहीं, तो ये क्या है? प्रारंभ में सांद्रता है। और किसी समय पर देखा कि A में से X टूट गया तो ये X बन गया, ये क्या है? किसी समय सांद्रता है। और रेट होती है वो रिएक्टेंट की सांद्रता की प्रथम घातांक के समानुपाती है, तो इसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। समानुपाती का निशान जब जब हटाया जाता है तब तब एक नियतांक लगाया जाता है। रेट की जगह कभी भी आप dx/dt लिख सकते हो, प्रोडक्ट बनने की दर। तो यहाँ पर क्या जाएगा? K1 R की पावर 1। और रिएक्टेंट की सांद्रता यहाँ पर कितनी है? A-x। तो dx/dt इजिकल टू K1 A-x की पावर 1। तो आप dx A-x को इधर ले जाओ, dt को इधर ले जाओ, तो dx/A-x इजिकल टू K dt। अब इसका क्या कर दो? समाकलन कर दो। तो समाकलन के फलस्वरूप क्या होगा? तो dx/A-x बराबर K1 dt। अब इसका समाकलन कर दो। तो इसे तो कहा जाता है अवकलित वेग समीकरण। इस समीकरण को क्या कहा जाता है? अवकलित वेग समीकरण। और इसका क्या किया है? अपने समाकलन कर दें। तो K1 dt का समाकलन होता है, t सीमा नहीं लगाई है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? एक नियतांक समाकलन नियतांक c। 1/A-x का समाकलन क्या होता है? ln A-x होता है। तो अब यहाँ से अपने c का मान निकाल कर इसके अंदर रख कर अपने समाकलित वेग समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो 1/A-x का समाकलन होता है वो -ln A-x होता है। अब इसको समीकरण नंबर है, ये तो अवकलित वेग समीकरण थी, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो और इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। समीकरण 2 में c का मान कैसे निकालें? तो यहाँ पर जो c है तो c का मान ज्ञात करना। c का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं? जब अपने प्रारंभ में याद करो कि जब t बराबर 0 था तो x बराबर क्या था? 0। t की जगह आप 0 रखोगे तो x की जगह भी 0 रखना पड़ेगा। तो देखो -ln A-x की जगह 0 रख दे तो क्या जाएगा? K1 t की जगह 0 रखना पड़ेगा c। तो ये तो हो गया 0, तो c का मान आ गया -ln A। और c का मान -ln A है, वो समीकरण 2 में रख दिया जाए। तो समीकरण इस 2 में रखने पर क्या हो जाएगा इसका? कि -ln A-x बराबर है K1 t और -ln A। ln इधर ln A-x है और इधर ln A है माइनस के, तो इस माइनस वाले को इधर ले जाओ तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का। तो ln A-ln A-x बराबर क्या है? K1 t। और ln में कोई माइनस में हो तो वो कहाँ चला जाता है? नीचे चला जाता है। तो क्या जाएगा? ln A/A-x। माइनस वाला क्या है? A-x है, तो ये -x कहाँ चला गया है? बटे में चला गया है, तो क्या गया? K1 t। यानी K1 t बराबर ln A/A-x आ गया। तो K1 t बराबर ln A/A-x आ गया। इसी को मैंने ऊपर लिख दिया है यहाँ पर। अब देखो ln को log बेस 10 में चेंज करने हेतु 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 3 से गुणा किया जाता है।
तो ln को log बेस 10 में बदलो तो क्या जाएगा, K1T बराबर 2.303 log बेस 10 A/A-x। ये क्या हो गई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण। देखो एक नंबर की समीकरण थी कि dx/dt बराबर K1A-x, ये तो अवकलित वेग समीकरण थी, ये तो अवकलित वेग समीकरण थी, और ये समाकलन से प्राप्त की गई है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, समाकलित वेग समीकरण। इसके बाद बात करते हैं अपने टी हाफ की। जब टी की जगह टी हाफ हो, टी की जगह आप टी हाफ लिखें तो x की जगह क्या रखना पड़ेगा, a/2। टी की जगह आप टी हाफ लिखोगे तो x की जगह a/2 लिखोगे। ये मान इसके अंदर पुट कर दिया जाए तो K1 टी की जगह आप टी हाफ लिख दो तो 2.303 log बेस 10 A/A-A/2। तो क्या हो जाएगा, a में से a/2 गया तो कितना बचा, a/2। a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो क्या आ जाएगा, K1 टी हाफ बराबर 2.303 log बेस 10 2, और log बेस 2 का मान होता है 0.3010 और 2.303, और टी हाफ निकालना है अपने को, तो K1 को कहाँ ले आओ, इधर ले आओ। इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो K1, तो इसका अपने मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो ये मान आता है 0.693 अपॉन K1 आ जाएगा टी हाफ। अब देखो इस सूत्र से स्पष्ट हो गया है कि टी हाफ है वो ए पर कहीं भी डिपेंड नहीं करता, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता पर कहीं पर ये डिपेंड नहीं करता है ए। तो टी हाफ समानुपाती ए है, इसका मतलब ये प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं है। तो समानुपाती ए न होकर क्या कहेंगे अपने, ए नोट। प्रथम कोटि में ए के सीधे समानुपाती था, शून्य कोटि में ए के सीधे समानुपाती था, यहाँ पर ए पर डिपेंड ही नहीं करता तो ए की पावर 0 के समानुपाती है। जैसे आपने देखा था शून्य कोटि में जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ बराबर A/2 नोट था, लेकिन प्रथम कोटि के अंदर क्या आया, टी हाफ बराबर 0.693/K1। द्वितीय कोटि के लिए ये आएगा टी हाफ बराबर 1/K2A, यानी कि यहाँ पर तो टी हाफ समानुपाती किसकी है, ए के समानुपाती है। यहाँ पर टी हाफ है वो ए पर डिपेंड ही नहीं करता, और यहाँ पर ए के व्युत्क्रमानुपाती है 1/A कह दे, या फिर ए की पावर -1 कह दे। तो ओवरऑल क्या कहें, टी हाफ है वो समानुपाती किसकी है, ए की पावर 1 - n के समानुपाती है। तो ये तो हुआ समाकलित वेग समीकरण क्या है, अवकलित वेग समीकरण क्या है। समाकलित वेग समीकरण, अवकलित वेग समीकरण, अर्धायु, एक होती है अस्थायु। अस्थायु क्या होती है, वह समय जिसमें कोई क्रिया कारक है। अर्धायु समझो पहले, अर्धायु क्या होती है, वह समय जिसमें कोई क्रिया कारक 50% वियोजित हो गया, 50% शेष रह गया। जबकि अस्थायु में क्या होता है, कोई क्रिया कारक 63%, 63% क्या हो गया, वियोजित हो गया, और जबकि 37% है वो शेष रह गया, 37%। एवरेज यानी कि औसत आयु, औसत आयु क्या होती है, समझो इस बात को कि जैसे अपने बात करें अर्धायु क्या होती है, टी हाफ बराबर 0.693/λ। इसी प्रकार से टी एवरेज होती है वो होती है 1/λ। तो टी एवरेज होती है वो टी हाफ की तुलना में, आपको पता है यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक से कम है, इसका मतलब टी एवरेज बड़ी है। तो टी एवरेज होती है वो बड़ी है किससे, टी हाफ से। इसको आप ऐसे समझो, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो, या फिर 2 में 1 का भाग दे दो, तो 2/1 से। तो
तो समीकरण 2 में 1 का भाग दे दे, यानी कि टी एवरेज अपॉन टी हाफ बराबर क्या आ गया, टी एवरेज अपॉन टी हाफ। टी एवरेज बराबर क्या है 1 अपॉन लैम्डा, और टी हाफ बराबर क्या है 0.693 अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा से लैम्डा क्या हो गया, कैंसिल। तो बचा क्या, तो टी एवरेज बराबर 1 अपॉन 0.693, टी एवरेज अपॉन टी हाफ बराबर है ये। तो टी आपको इधर ले जाओ, तो टी एवरेज बराबर 1 अपॉन 0.693 को कहा जाता है 1.44, इसका भाग दोगे तो इतना आएगा इंटू टी हाफ, यानी कि टी एवरेज है वो टी हाफ है। इसमें क्या संबंध होता है, टी एवरेज होती है वो टी आपकी 1.44 गुना होती है, यानी कि टी एवरेज होती है वो बड़ी होती है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया से संबंधित ग्राफ, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण थी, वो क्या थी कि वो थी कि 2.303 log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स बराबर क्या है k1t। तो अब अपने ग्राफ खींचना चाह रही है log a माइनस एक्स व t के मध्य। तो log a माइनस एक्स व t के मध्य ग्राफ खींचना चाह रही हैं, तो आप जो y एक्स पर लिया है, y एक्स पर क्या लिया है, इस अक्ष को कहा जाता है x एक्सिस और इसको कहा जाता है y अक्ष। तो जो भी y एक्स पर लिया है उसको आप बाईं तरफ कर दो, बाकी जो बचा है उसको दाईं तरफ करो। तो देखो 2.303 को इधर लिया हो तो क्या बचेगा यहाँ पर log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स बराबर k1t अपॉन 2.303। तो log बेस 10 a माइनस log बेस 10 a माइनस एक्स बराबर k1t अपॉन 2.303। तो बट्टे वाला माइनस में आ जाता है, log a को इधर ले आओ तो क्या बचेगा इधर है कि log बेस 10 a माइनस एक्स बराबर k1t अपॉन 2.303, और इधर आएगा तो ये किसका हो गया माइनस, तो log बेस 10 a। अब क्या करो, संपूर्ण समीकरण को माइनस से गुणा कर दो, क्योंकि यहाँ पर अपने प्लस में लिया है ना, तो पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर दो। तो क्या जाएगा, इसको माइनस से गुणा किया तो ये प्लस का, यहाँ पर माइनस से गुणा किया तो ये माइनस का, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का। तो log बेस 10 इसको तो अपने कौन से एक्स पर ले लिया, वाई एक्स पर, और एक्स एक्स पर क्या लिया, टाइम को लिया है, तो इसको किस एक्स पर ले लिया, एक्स पर। जो भी इसके साथ होता है वो आप जानते हो क्या होता है, ढाल होता है। तो ये क्या हो गया m, तो y बराबर mx, और इसके साथ जो भी बचता है वो क्या होता है c, तो ये प्लस का है c, तो y बराबर mx प्लस है c। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कई, y बराबर है c प्लस है mx, ये एक ही बात है, y बराबर mx प्लस c या y बराबर c प्लस mx। तो यानी कि इसका ग्राफ खींचना है अपने को, थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं, कि यहाँ पर क्या ले लिया है, टाइम ले लिया है, समय ले लिया है, t ले लिया है x अक्ष पर, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब देखो अंतःखंड है वो प्लस का है, तो प्लस का है तो ये ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, ऊपर से शुरू होगा। ये अंतःखंड प्लस का है, c का मान कितना है log a, तो c बराबर क्या आ गया log a, तो सॉरी c बराबर log a। तो ये ग्राफ है वो मूल बिंदु से न होकर अंतःखंड प्लस का है, तो इतना ऊपर से शुरू होगा। अंतःखंड, जितना अंतःखंड होता है ना इसको बोलते हैं अंतःखंड, इसको क्या कहा जाता है अंतःखंड। तो अंतःखंड जितना भी है उतना ऊपर से शुरू हुआ। और इसके पश्चात ढाल कैसी है, m है वो माइनस की है, ढाल देखो यहाँ पर माइनस की है, तो इसको इस ग्राफ को कहेंगे माइनस एम एक्स प्लस सी का, या आपने ऐसे कह दिया सी माइनस एम एक्स का है। ढाल माइनस की है, माइनस की ढाल होती है तो ग्राफ कहाँ जाता है नीचे, और प्लस की ढाल होती तो ऊपर जाता, लेकिन यहाँ पर प्लस की ढाल नहीं है, तो ढाल कैसी है माइनस की है, तो ग्राफ बेचारा नीचे आ रहा है। ये देखो ये आ रहा ग्राफ नीचे
ये इस प्रकार से ग्राफ का निर्माण हो जाएगा। और यहाँ पर ढाल है वो, तो ढाल होती है वो tan थीटा होती है, ये थीटा है, तो जो ढाल होती है उससे, ढाल को m से भी कह देते हैं, ढाल का अन्य नाम क्या होता है, tan थीटा होता है, और स्लोप भी कह देते हैं, इससे एक ही बात है। कोई से नाम से आपसे पूछ ले तो क्या हो जाएगा इसका मान, इसका मान ग्राफ से देखा करो, ये सूत्र से देखा करो, ढाल m का मान कितना है, -k1/2.303, तो m का मान है यहाँ पर -k1/2.303 होगा m का मान। तो इस प्रकार से आप ढाल m की गणना है वो आसानी से कर सकते हो, स्लोप की गणना है वो आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। यहाँ पर लोग a-x/t के मध्य ग्राफ खींच दिया गया है, तो ये ग्राफ इस प्रकार से आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ग्राफ था। कोई ऐसे कहे कि हमारे को तो ग्राफ ये नहीं चाहिए, हमारे को तो ग्राफ क्या चाहिए, एक नया ही ग्राफ कह दे कि log बेस tan a/a-x/t के मध्य चाहिए, तो आपको y अक्ष पर इधर log a/a-x रखना है। तो log a/a-x रखना हो तो अब नीचे वाला मटेरियल तो कोई काम का नहीं रहा, इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखो इधर क्या रखना है अपने को, log बेस tan a/a-x, तो ये समाकलित वेग समीकरण थे 2.303 को इधर ले गए, इसको y अक्ष पर ले लिया है, और t को क्या लोगे आप, x अक्ष पर जो भी साथ में होता है वो क्या होता है, ढाल होता है। तो ये तो सिंपल सा ग्राफ आ जाएगा y बराबर mx प्रकार का, और y बराबर mx प्रकार का ये हो जाएगा। और इसकी ढाल क्या हो जाएगी, ढाल होती है थीटा, ढाल होती है tan थीटा, tan थीटा का मान कितना आया है m, तो k1/2.303, और यहाँ पर y अक्ष पर ले लिया है, इसको x अक्ष पर ले लिया, ये ढाल हो गई है। ढाल को थीटा कहो, स्लोप कहो, m कहो, एक ही बात है। तो इस प्रकार से आप ग्राफ है आसानी से खींच सकते हैं। पर इसके पश्चात बात करें अपने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के एग्जाम्पल क्या होंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के एग्जाम्पल। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की अभिक्रिया। पहली है रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी होती है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। रेडियो एक्टिविटी के बारे में जानते हो ना, कुछ भारी नाभिक स्वतः ही अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। इस घटना को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। रेडियो एक्टिविटी खोज हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी और हेनरी बेक्यूरेल को 1903 के अंदर नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो रेडियो एक्टिविटी में रदरफोर्ड सोडली का नियम, रेडियो एक्टिविटी की समीकरण कि NT बराबर N0 e⁻⁻λT, और T हाफ का मान 0.693 लैम्डा यहाँ पर छांक होता है। रेडियो एक्टिविटी की अभिक्रिया प्रथम कोटि की होती है, कभी समाप्त नहीं होती। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है, जबकि अपने पढ़ा था शून्य कोटि की अभिक्रिया 2 अर्धायु के बाद में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये रेडियो एक्टिविटी की अभिक्रिया तो अपने अलग से पढ़ना पड़ेगा इसको विस्तार से। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल है N2O5 का वियोजन, N2O5 का टूटना। तो N2O5 टूटता है तो N2O5 का वियोजन भी कैसा होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। ये बढ़ता क्या है, 2NO2 प्लस हाफ O2। तो ये भी क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। इसके अलावा एस्टर का जल अपघटन CH3COO C2H5 है, इसका अम्लीय जल अपघटन कराए तो ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। आप जानते हो क्या बनेगा, CH3COOH प्लस C2H5OH। ये इस अभिक्रिया को सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, आभासीय एकाणुक अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इस अभिक्रिया की कोटि का मान
1 होता है, जबकि इसकी अणुसंख्यता का मान 2 होता है। जब अणुसंख्यता का मान कोटि से अधिक हो तो उसे कहा जाता है आभासी आणुक अभिक्रिया। यदि कोटि का मान 1 हो व अणुसंख्यता का मान 2 या 2 से अधिक हो तो उसे कहा जाता है आभासी एकाणुक अभिक्रिया, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इसी प्रकार का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है सुक्रोज, जिसको अपने चीनी कहते हैं, C12H22O11 का यदि आप जल अपघटन करा दो C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। तो यहाँ पर ग्लूकोज व फ्रक्टोज का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार से ये भी कौन सी कोटि की अभिक्रिया होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया वह होती है जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रथम घातांक के समानुपाती होता है। तो ये दोनों की दोनों सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। अपनी इनको सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन को अलग से पढ़ेंगे तो अलग से इसका वीडियो जारी किया जाएगा। सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन सबसे ज़्यादा मात्रा में पूछी जाने वाली अभिक्रिया है और रेडियो एक्टिविटी के अभिक्रिया को भी अपने अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो इनके बारे में अपने विस्तार से अब पढ़ेंगे कि सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी की अभिक्रिया क्या होती है, रदरफोर्ड सोडी का नियम क्या होता है। तो अपने शुरू करते हैं इनके बारे में।